द हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस कोच B4 का रहस्य भाग 1। कोलकाता का हावड़ा जंक्शन हमेशा की तरह शोर और उमस से भरा था। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हावड़ा कुर्ला मेल खड़ी थी। नीले रंग के डिब्बे अपनी मंजिल की ओर जाने को तैयार थे। आर्यन, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, अपनी भारी भरकम ट्रॉली बैग खींचते हुए कोच B4 के पास पहुंचा। उसे एक जरूरी काम से मुंबई जाना था। ट्रेन के छूटने में अभी 15 मिनट बाकी थे। जैसे ही आर्यन ने कोच के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर 38 डिग्री की गर्मी थी, लेकिन कोच के अंदर का तापमान किसी मुर्दा घर जैसा ठंडा था। उसकी सीट नंबर 32 थी, एक साइड लोअर बर्थ। अजीब सहयात्री। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद आर्यन ने अपने आसपास के यात्रियों को गौर से देखना शुरू किया। बर्थ 31 ऊपर वाली सीट, एक बूढ़ा आदमी जो लगातार अपनी माला जप रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। बर्थ 33 और 34, एक जोड़ा कपल जो पूरी यात्रा के दौरान एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला, बस खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहे थे। बर्थ 35, एक छोटी बच्ची जिसने हाथ में एक पुरानी फटी हुई गुड़िया पकड़ी हुई थी। आर्यन को सबसे ज्यादा अजीब वो बच्ची लगी। उसने गौर किया कि पूरी ट्रेन हिल रही थी, लेकिन उस बच्ची की गुड़िया के बाल हवा में नहीं, बल्कि बिल्कुल स्थिर थे, जैसे वो किसी और ही आयाम डिमेंशन में बैठी हो। खड़गपुर के बाद का सन्नाटा। जैसे ही ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से निकली और रात के अंधेरे में दाखिल हुई, कोच की लाइटें अचानक झपकाने लगीं। टीटीई टिकट चेक करने आया। आर्यन ने अपना टिकट दिखाया। जब टीटीई बर्थ 35 वाली बच्ची के पास पहुंचा, तो उसने बच्ची को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। आर्यन ने टोकते हुए कहा, साहब, बच्ची का टिकट नहीं देखेंगे। टीटीई रुका, आर्यन की तरफ एक ठंडी और बेजान नजर से देखा और धीमी आवाज में बोला, कौन सी बच्ची? इस बर्थ पर तो कोई बुकिंग ही नहीं है। ये पूरा सेक्शन खाली होना चाहिए था। आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो बर्थ 35 खाली थी। बच्ची और उसकी गुड़िया गायब थे। आधी रात की फुसफुसाहट। रात के करीब 2 बजे, जब ट्रेन छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से गुजर रही थी, आर्यन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सीट के नीचे से उसे कुरेद रहा है। उसने नीचे झांका तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब वो वापस लेटा तो उसने ऊपर वाली बर्थ 31 से खून की एक बूंद अपनी हथेली पर गिरते हुए देखी। उसने ऊपर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। उसकी जगह छत पर गहरे काले रंग का कोई साया चिपका हुआ था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आर्यन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और पूरी तरह से रुक गई। बाहर घना जंगल था और सन्नाटा इतना गहरा कि ट्रेन के इंजन की घरघराहट भी बंद हो गई थी। बदलते डिब्बे। आर्यन घबराकर गलियारे में आया। उसने देखा कि कोच के दोनों तरफ के दरवाजे लॉक थे। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ट्रेन पटरी पर नहीं, बल्कि एक पुराने टूटे हुए पुल पर खड़ी थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अचानक कोच के अंत से एक आवाज आई, पायल की छन छन, और वही छोटी बच्ची गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ी आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी गुड़िया का गला अब कटा हुआ था और उससे काला धुआं निकल रहा था। बच्ची ने धीरे से कहा, भैया, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। यह मुंबई नहीं, कहीं और जा रही है। आर्यन का गला सूख चुका था। बच्ची की बात सुनकर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे ही बच्ची पर पड़ी, वो धुएं की तरह ओझल हो गई। पूरी बोगी में अब एक सड़ांध फैलने लगी थी, जैसे बरसों पुराना मांस सड़ रहा हो। समय का चक्रव्यूह। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कोच के दूसरे छोर की ओर भागा, ताकि वो गार्ड या ड्राइवर तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही उसने B4 कोच का दरवाजा पार कर अगले डिब्बे में कदम रखा, वो दंग रह गया। वो वापस B4 कोच के अंदर ही खड़ा था। उसने फिर से कोशिश की, पीछे वाले डिब्बे की तरफ भागा, लेकिन नतीजा वही, वो बार बार लौटकर अपनी सीट नंबर 32 के पास ही आ रहा था। ये एक अंतहीन लूप था। तभी उसकी नजर अपनी कलाई घड़ी पर पड़ी। सुइयां पागलों की तरह पीछे की ओर घूम रही थीं। ट्रेन के बाहर का नजारा भी बदल चुका था। जंगल गायब थे और अब ट्रेन बादलों के ऊपर एक अंतहीन अंधेरे में तैर रही थी। टीटीई का असली चेहरा। अचानक वही टीटीई गलियारे के अंत में दिखाई दिया। वो अब सीधा नहीं चल रहा था, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक भारी रजिस्टर घसीट रहा था। आर्यन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ट्रेन रुकी क्यों है और बाकी लोग कहां गए? टीटीई रुका और अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाकर आर्यन की ओर देखा।
उसकी खाल कागज की तरह फटने लगी थी। उसने फटी हुई आवाज में कहा, यह ट्रेन 1994 में एक हादसे का शिकार हुई थी, आर्यन। हावड़ा कुर्ला मेल का ये कोच B4 एक पुल से नीचे गिर गया था। तब से हम बस अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो जीवित हूं। मेरा टिकट आज का है। TTE ने मुस्कुराते हुए रजिस्टर खोला। गलती तुम्हारी नहीं, उस बच्ची की है। उसे एक साथी चाहिए था। उसने तुम्हें इस कोच में खींच लिया। अब तुम हमारे रजिस्टर का हिस्सा हो। अंतिम संघर्ष। तभी वो बूढ़ा आदमी बर्थ 31 वाला अचानक प्रकट हुआ। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अभी समय है। अगर ये ट्रेन अंतिम स्टेशन पहुंच गई तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हें जंजीर खींचनी होगी, लेकिन लोहे की नहीं, अपनी यादों की। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास उसका जर्नलिस्ट ID कार्ड और कैमरा है, जो उसकी वर्तमान पहचान है। अचानक पूरी बोगी में उन मृत यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। वो शांत जोड़ा कपल अब आर्यन की तरफ रेंगते हुए आ रहा था। उनके चेहरे झुलसे हुए थे। वो बच्ची अपनी कटी हुई गुड़िया लेकर छत से लटक रही थी। भैया, यहीं रुक जाओ ना। बच्ची की आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं इस सफर का हिस्सा नहीं हूं। उसने अपना ID कार्ड जोर से फर्श पर पटका। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़की हो। सुबह का उजाला। आर्यन की आंखें तब खुलीं जब सूरज की तेज रोशनी उसकी खिड़की पर पड़ रही थी। वह पसीने से तरबतर था। साहब, चाय लेंगे? एक वेंडर की आवाज आई। आर्यन हड़बड़ाकर उठ बैठा। ट्रेन चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा। कोच B4 सामान्य था। लोग अपनी सीटों पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। वह जोड़ा शांति से नाश्ता कर रहा था। वहां कोई बच्ची नहीं थी, कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। क्या ये सब एक बुरा सपना था? आर्यन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां उसका ID कार्ड पड़ा था, लेकिन वो आधा जला हुआ था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और गूगल पर सर्च किया, हावड़ा कुर्ला मेल एक्सीडेंट हिस्ट्री। सर्च रिजल्ट देखकर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। 30 साल पहले उसी तारीख को B4 कोच एक पुल से गिरा था। मरने वालों की सूची में एक छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, वही जो रात को उसके साथ थे। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। आर्यन ने अपनी हथेली देखी। उसकी हथेली पर काले रंग की स्याही से कुछ लिखा था, जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो, अगली बार गुड़िया लेकर आना भैया, सफर अभी अधूरा है। ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई और मुंबई के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। लेकिन आर्यन को पता था कि उसका एक हिस्सा अब भी उस अंधेरे पुल पर उसी कोच B4 में फंसा रह गया है। भाग 3। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT भीड़भाड़ से भरा था। आर्यन अपनी ट्रॉली खींचते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। सूरज की रोशनी तो थी, पर उसमें गर्माहट नहीं थी। लोग चल रहे थे, पर उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। उसने टैक्सी पकड़ी और अपने होटल का पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने पूरे रास्ते पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आर्यन ने उसे पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने देखा कि ड्राइवर के हाथ की खाल वैसी ही फटी हुई थी जैसी उस TTE की थी। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, किराया तो आपने 30 साल पहले ही चुका दिया था। होटल का कमरा या जेल? आर्यन भागकर अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और उसके बाल सफेद पड़ रहे थे। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। उसकी अपनी ही वेबसाइट पर एक खबर पब्लिश हुई थी जिसका हेडलाइन था, हावड़ा कुर्ला मेल हादसा, 30 साल बाद मिला एक और शव। आर्यन ने कांपते हाथों से लेख खोला। उसमें एक तस्वीर थी, एक शत विक्षत शव की, जिसने वही शर्ट पहन रखी थी जो आर्यन ने अभी पहनी थी। उसके गले में वही आधा जला हुआ जर्नलिस्ट ID कार्ड लटका था। सच्चाई का भयावह मोड़। आर्यन को समझ आ गया। वो मुंबई नहीं पहुंचा था। वो सुबह की रोशनी जिसे वो देख रहा था, वो सिर्फ एक छलावा था। वो अभी भी उसी पटरी पर, उसी मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसका शरीर मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस ट्रेन के सफर को सच मानकर जी रही थी। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगीं। होटल का कमरा फिर से ट्रेन के कोच B4 में तब्दील हो गया।
सामने वही छोटी बच्ची बैठी थी। इस बार उसने अपनी गुड़िया नहीं पकड़ी थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसके हाथ अब ठंडे नहीं, बल्कि उसे अपनेपन का एहसास दे रहे थे। भैया, बच्ची ने धीरे से कहा, आप बहुत देर से भाग रहे हैं, थक गए होंगे ना? चलिए अब घर चलते हैं। द लास्ट स्टेशन, अंतिम स्टेशन। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। अब वहां कोई अंधेरा नहीं था। ट्रेन एक बहुत ही सुंदर सफेद रोशनी की ओर बढ़ रही थी। वहां कोई डर नहीं था, कोई सड़ांध नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी फिर से अपनी सीट पर बैठा माला जप रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि शांत थीं। उसने आर्यन की तरफ देखकर सिर हिलाया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कलाई घड़ी उतारी और उसे सीट पर छोड़ दिया। समय अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। एक स्टेशन आया जिसका कोई नाम नहीं था, बस चारों तरफ असीम शांति थी। कोच का दरवाजा अपने आप खुला। वो जोड़ा, वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची एक एक करके नीचे उतरे। आर्यन दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर उस खाली कोच B4 को देखा। अब उसे वहां डर नहीं लग रहा था। उसने एक आखिरी बार अपनी फटी हुई जर्नलिस्ट डायरी देखी और उसे वहीं फेंक दिया। अनंत का सफर। अगले दिन की अखबारों में एक छोटी सी खबर और छपी। रेलवे ट्रैक की सफाई के दौरान 30 साल पुराने मलबे से एक डायरी और एक कैमरा मिला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उस लापता पत्रकार का है जो उस भयानक रात ट्रेन में सवार था। मुंबई के प्लेटफॉर्म पर आर्यन की ट्रेन कभी नहीं पहुंची, लेकिन आर्यन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई रिटर्न टिकट नहीं होता। समाप्त।